Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, I will discuss about the cultivation of groundnut, that is peanut और इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूंगफली. So if you are new to my channel and you have not subscribed, then please subscribe this channel and hit the bell icon and also like and share the video too. So let's get started the video about the cultivation of groundnut. So here first we discuss the botanical name and other name. तो इसका जो common name है that is peanut, earth nut, monkey nut and manila nut. These are some common names of groundnut. And then we move to the next thing that is scientific name. तो groundnut का जो scientific name होता है that is Arachis hypogaea. ओके, नाउ ये जो वर्ड है Arachis hypogaea ये एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, इसमें जो अरैकिस और हाइपोजिया ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं. अरैकिस मीन्स लेग्यूम्स एंड हाइपोजिया मीन्स होता है बिलो ग्राउंड. सो बेसिकली लेग्यूम्स जो ग्राउंडनट है उसमें जो हम पोर्शन उसका खाते हैं द एडिबल पोर्शन, दैट एडिबल पोर्शन इज डेवलप्ड इनसाइड द सॉइल. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइपोजिया मीन्स बिलो द ग्राउंड. नेक्स्ट इज फैमिली. इसकी जो फैमिली है दैट इज लेग्यूमिनेसी और इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है ब्राज़ील में. एंड द क्रोमोसोम नंबर इज 2n = 40. तो ग्राउंडनट का जो ओरिजिन है वो ब्राज़ील में हुआ है, क्रोमोसोम इसका 40 होता है. नाउ डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस. तो उसकी जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है दैट इज इट इज़ नोन एज किंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल. सो फ्रॉम हियर दिस पॉइंट इज क्लियर दैट ग्राउंडनट इज रिच सोर्स ऑफ ऑयल. तो ग्राउंडनट में जो ऑयल होता है दैट इज 45%. तो ग्राउंडनट में यानी मूंगफली में 45% ऑयल होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर क्रॉप इज कॉल्ड किंग ऑफ वेजिटेबल. इफ़ द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम दैट विच क्रॉप इज कॉल्ड किंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल, दैट इज ग्राउंडनट. और ग्राउंडनट की जगह अगर उसका कोई दूसरा कॉमन नेम आ जाता है लाइक पीनट और नट, दैन यू हैव टू ऑल नो यू हैव टू नो व्हाट आर द अदर नेम्स ऑल्सो. दैट इज़ वाई हमें ग्राउंडनट के दूसरे नेम्स भी पता होने चाहिए. दैन इसमें जो हमने पढ़ा ऑयल दैट इज़ 45% ऑयल, इसके अलावा जो इसमें प्रोटीन होता है दैट इज़ 26%. तो इसमें ऑयल जो है ज़्यादा होता है 45%, प्रोटीन कम होता है 26%. तो ऑयल ज़्यादा होने की वजह से दैट इज़ वाई ग्राउंडनट इज़ नोन एज किंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल. इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड नरिशिंग फूड. कर्नल्स आर यूज्ड डाइटरी एज फूड और स्नैक्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो बेसिकली हम जो पार्ट खाते हैं द एडिबल पोर्शन इज कॉल्ड कर्नल और इसको हम जनरली एज अ स्नैक्स या फूड की तरह खाते हैं. और क्योंकि अब ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, इसकी फैमिली लेग्यूमिनस है, लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है ये क्रॉप. दैट इज वाई इट हैज़ एन एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर देता है. दैट इज वाई इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द और मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी. इट कैन विदस्टैंड ड्राउट ऑल्सो. तो बेसिकली जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट का कल्टीवेशन हो रहा है वो कौन से स्टेट में होता है दैट इज़ इन गुजरात. ठीक है, और गुजरात कैसा एरिया है, बेसिकली गुजरात एक तरह का ड्राई एरिया है. तो यानी जो ग्राउंडनट है वो ड्राउट कंडीशन को विदस्टैंड कर सकता है. यूज एज अ कैश क्रॉप एंड यूज फॉर रोटेशन क्रॉप ऑल्सो. तो बेसिकली हम इसको कैश क्रॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं टू अर्न मनी एंड इट ऑल्सो यूज इन द क्रॉप रोटेशन. बिकॉज ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है. दैट इज़ वाई इट कैन ऑल्सो यूज इन द क्रॉप रोटेशन प्रोसेस. ग्राउंडनट केक इज गुड फॉर फीड फॉर लाइफ स्टॉक एज इट इज़ यूज एंड इट इज़ यूज एज मैन्योर. तो बेसिकली लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ हो रहा है और मैन्योर की तरह भी यूज़ हो रहा है. मैन्योर की तरह यूज़ होता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक होते हैं उनकी फीड में भी यूज़ होता है जो ग्राउंडनट केक्स होते हैं. बिकॉज जो ग्राउंडनट केक्स होते हैं दे आर रिच इन नाइट्रोजन कंटेंट. जो ग्राउंडनट केक होते हैं उनमें नाइट्रोजन परसेंटेज बहुत अच्छा होता है. दैट इज़ वाई वो लाइफ स्टॉक का जो फीड होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको. नेक्स्ट इज अमंग ऑल सीड क्रॉप्स ग्राउंडनट अकाउंट्स फॉर मोर देन 40 to 50% इन द एरिया. तो हमारी जो कंट्री है इंडिया उसमें जो टोटल ऑयल सीड क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो सारे ऑयल सीड क्रॉप्स में से जो ग्राउंडनट है उसका जो एरिया है वो है 40 to 50%. यानी आधा एरिया जो है वो ग्राउंडनट ने कवर कर रखा है. प्रोडक्शन की देखें तो प्रोडक्शन 60 to 70% होता है.
तो एरिया 40 to 50% कवर हो रखा है, प्रोडक्शन है 60 to 70%। और एरिया प्रोडक्शन की देखें अगर हम इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा एरिया है गुजरात में। अभी हमने देखा था कि गुजरात एक ड्राई एरिया है, ड्राई रीजन है, और जो ये पर्टिकुलर क्रॉप है ग्राउंडनट वो ड्राउट कंडीशन को विथस्टैंड कर सकती है। दैन प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बट प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ तमिलनाडु। तो एरिया प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 है, बट इन प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु स्टेट इज नंबर 1। नाउ वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंडनट। तो बेसिकली जो ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम हमने डिस्कस करा था, अरैकिस हाइपोजिया था। तो अब ये ग्राउंडनट भी दो तरह की होती हैं, बंच टाइप एंड स्प्रेडिंग टाइप। जो बंच टाइप होती हैं जनरली वो सीधी होती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इरेक्ट टाइप, और जो स्प्रेडिंग टाइप होती हैं जनरली वो ट्रेलिंग टाइप होती हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ ग्राउंडनट? तो जो बंच टाइप का ग्राउंडनट होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है अरैकिस हाइपोजिया वैरायटी फेस्टिजियाटा, ओके। और जो स्प्रेडिंग टाइप होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है अरैकिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोकुम्बेंस। तो ये जो वैरायटी के बाद वाला जो वर्ड है फेस्टिजियाटा और प्रोकुम्बेंस, ये ध्यान रखना है। जो बंच वाली होगी वो होगी फेस्टिजियाटा, स्प्रेडिंग वाली होगी प्रोकुम्बेंस। बंच टाइप वैराइटीज जो होती हैं दे आर जनरली नॉन डोरमेंट, whereas spreading types are dormant in nature. Bunch type varieties are early maturing, ये जल्दी mature हो जाती हैं, it will take 95 to 100 days for maturing, whereas spreading type of varieties are late maturing, it will take 110 to 120 days. बंच टाइप की जो varieties हैं हम उनको देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो उनका जो फॉलिएज होता है यानी लीव्स होंगी वो लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, जबकि जो स्प्रेडिंग वाली वैराइटीज़ होती हैं दे आर डार्क ग्रीन इन कलर। तो सिंपल एक तो हम प्लांट को देख के भी बता सकते हैं कि वो बंच है या स्प्रेडिंग वाला है, क्योंकि बंच टाइप जो होगा वो इरेक्ट होगा और स्प्रेडिंग वाला जो होगा थोड़ा स्प्रेड करेगा, ट्रेलिंग टाइप का होगा। दैन उनकी लीव्स भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, एक की लाइट ग्रीन होगी और दूसरे की डार्क ग्रीन होती हैं। जर्मिनेशन की देखें तो हाई जर्मिनेशन परसेंटेज इन केस ऑफ बंच टाइप, 90 to 95% तक जर्मिनेशन होता है बंच टाइप में, बट जो स्प्रेडिंग टाइप वेराइटीज़ होती हैं दे हैव जनरली लो जर्मिनेशन रेट, दैट इज 85 to 90%। नाउ वी डिस्कस द वेराइटीज़ इन दीज टू कैटेगरीज। बंच टाइप की जो वेराइटीज़ उसमें आती है ज्योति TMV2। स्प्रेडिंग टाइप की जो वेराइटीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, इसमें आती है चंद्रा TMV1, ओके। नाउ रिमेंबर हियर TMV2 होगा तो बंच टाइप की होगी, और TMV1 और TMV3 दीज आर स्प्रेडिंग टाइप। इसके अलावा RS1, M13, गिरनर, पंजाब 1। अमंग ऑल दीज वैरायटी गिरनर एंड चंद्रा, दीज आर टू इम्पोर्टेंट वैरायटीज ऑफ ग्राउंडनट। नाउ वी डिस्कस इट्स बॉटनी। इट्स बॉटनी इंक्लूड्स दैट इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो बेसिकली जो ग्राउंडनट होता है वो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, उसमें किसी तरह का क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, उसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, दैट इज़ वाई it has self pollination, and then it is C3 plant and a short day plant। जनरली ग्राउंडनट एक खरीफ सीजन का क्रॉप है, तो खरीफ सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं जनरली वो शॉर्ट डे होते हैं। इसके जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है पॉड, यानी हम जो उसमें जो दैट इज पॉड, ओके। ये जो हम खाते हैं दैट इज पॉड, और इसके अंदर जो पोर्शन हम खाते हैं एडिबल पोर्शन दैट इज नोन एज कर्नल। जर्मिनेशन इसका हाइपोजियल होता है। इसका जो हमने साइंटिफिक नेम लर्न करा था अरैकिस हाइपोजिया, तो हाइपोजिया में हम हाइपोजियल कनेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज हाइपोजिया नाम से हमें इसका जर्मिनेशन याद रखना है, दैट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब नेक्स्ट इसमें एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैगिंग। नाउ व्हाट इज दिस पैगिंग? होता क्या है ग्राउंडनट में, आफ्टर पॉलिनेशन ओवरी बिकम्स स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज गोनोफोर। इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन के जस्ट बाद ओवरी होती है, ओवरी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देगी जिसको बोलते हैं गोनोफोर। और ये गोनोफोर स्ट्रक्चर जो है, जब ये अब गोनोफोर कैसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यानी गोनोफोर एंटर करता है सॉइल में, उसको बोलेंगे पैग, और ये बाद में पैग कन्वर्ट हो जाते हैं पॉड्स में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पैगिंग। तो पैगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैग से पॉड का डेवलपमेंट होता है। यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, ये एक छोटा सा स्टॉक जो है ना दैट इज पैग, ठीक है।
तो जो छोटा सा स्टॉक था गोनोफोर वो जैसी सॉइल में जाता है देन इट बिकम पैक, और वहाँ से फिर पॉड्स डेवलप होते हैं। ये पॉड था, ठीक है, फ्रूट टाइप जो था पॉड वो डेवलप होता है और इसके अंदर होते हैं कर्नल्स। और ये पैकिंग प्रोसेस जो होता है कितने दिन बाद होता है, इट इज़ 40 to 54 डेज आफ्टर सोइंग। तो ग्राउंडनट के 40 to 50 डेज बाद जो है पैकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी डिस्कस इट्स क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। तो क्लाइमेट जनरली इसका ट्रॉपिकल होता है, यानी इसकी जो ग्रोथ होती है उस टाइम पे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, अबंडेंस ऑफ सनशाइन एंड रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर। तो ट्रॉपिकल का मतलब वही होता है, सनशाइन होनी चाहिए, वार्म होना चाहिए और रेनफॉल, इस टाइप की कंडीशन जो होती है ट्रॉपिकल क्रॉप्स की होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी फॉलिएज ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होता है 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब होता है जब फ्लावर डेवलपमेंट हो जाता है तो टेम्परेचर जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉड डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है 30 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है पॉड्स के लिए होता है। तो ग्राउंडनट में जो पॉड डेवलपमेंट होता है, पॉड डेवलपमेंट दैट इज पैकिंग जब होती है उस टाइम पे टेम्परेचर हाई होता है 30 से 34। उसके बाद जब लीव्स की ग्रोथ थी तो थोड़ा कम था 26 to 30, और प्रोडक्टिव ग्रोथ यानी फ्लावर डेवलपमेंट के लिए सबसे कम है दैट इज 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल। जनरली जैसे बाकी क्रॉप्स को सॉइल चाहिए होती है वैसे सेम ग्राउंडनट में वेल ड्रेन लाइट टेक्सचर सॉइल। यहाँ पे ध्यान रखना है लाइट टेक्सचर सॉइल होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो ग्राउंडनट होते हैं उसकी जो सॉइल होती है उसके अंदर पैकिंग होती है, यानी पॉड्स का डेवलपमेंट होता है। तो पॉड्स डेवलपमेंट जनरली कब होगा, जब सॉइल लूज होगी। तो लूज सॉइल इज प्रेफर फॉर द पैकिंग। फाइबर एंड इसके अलावा सैंडी एंड सैंडी लोम सॉइल जो होती है बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है पैक्स का जो पेनिट्रेशन होता है वो ईजी हो जाता है, उनका डेवलपमेंट ईजी होता है। इसके अलावा सॉइल पीएच की बात करें तो 6 to 7.5 इसका सॉइल का पीएच होना चाहिए, यानी अराउंड न्यूट्रल के आसपास सॉइल का पीएच होता है। नाउ डिस्कस द सोइंग टाइम। तो जनरली जो ग्राउंडनट है वो खरीफ सीजन क्रॉप है, तो यानी इसका मोस्टली जो सोइंग होती है वो खरीफ सीजन में यानी जून जुलाई के टाइम पे होती है। बट फिर भी इसके अलावा और भी हमारे सीज़न होते हैं ग्राउंडनट सोइंग के, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन में अबाउट 85% ऑफ टोटल ग्राउंडनट इन इंडिया इज सोन इन द खरीफ सीजन अंडर रेन फेड कंडीशन। तो खरीफ सीजन में हम जनरली जो सोइंग करते हैं वो रेन फेड कंडीशन में करते हैं, बिकॉज खरीफ सीजन है तो रेनफॉल तो हो ही रही है, तो इसलिए हम उसको रेन फेड कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। और पूरे इंडिया में 85% जो ग्राउंडनट का कल्टिवेशन होता है वो खरीफ सीजन में ही होता है। इसके अलावा जो रबी सीजन में होता है वो कहाँ पे होता है, जनरली जो कोस्टल एरियाज होते हैं साउथ इंडियन स्टेट्स लाइक जो कोस्टल एरियाज होते हैं, रिवर डेल्टाज ऑफ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड अदर इरिगेटेड पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। जनरली जो कोस्टल एरिया होते हैं लाइक साउथ इंडियन वाले जो पार्ट होता है इंडिया का, वहाँ पे रबी सीजन में सोइंग होती है। नेक्स्ट समर सीजन होता है, वहाँ पे समर सीजन का कल्टिवेशन जो होता है जनरली वो भी साउथ में लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगह में जो होता है समर कल्टिवेशन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि समर सीजन में कल्टिवेट कर रहे हैं तो समर सीजन में वाटर रिक्वायरमेंट हाई होती है, दैट इज 9 to 12 इरीगेशन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग समर कल्टिवेशन। स्प्रिंग कल्टिवेशन कहाँ पे होता है, जनरली स्प्रिंग कल्टिवेशन जो होता है यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल में होता है, और ये स्प्रिंग टाइम में होता है। स्प्रिंग का जो टाइम होता है दैट इज मार्च वाला जो टाइम होता है, तो इसका जो पूरा टाइम होता है वो मार्च टू मई होता है। तो बेसिकली इसमें ध्यान रखना है, बाकी सब तो नहीं आता एग्जाम में, बस यही आता है खरीफ वाला कि इसका मेन सोइंग टाइम जो होता है खरीफ है। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम दैट कि ग्राउंडनट का जो सोइंग टाइम है वो क्या है, योर आंसर शुड बी खरीफ, नॉट रबी, नॉट समर, नॉट स्प्रिंग, खरीफ, बिकॉज 85% खरीफ में ही होता है, तो हम खरीफ समझते हैं इसको। नेक्स्ट वी डिस्कस द सीड रेट, स्पेसिंग एंड डेप्थ ऑफ सोइंग। इसका जो सीड रेट और स्पेसिंग है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैरायटी कल्टीवेट कर रहे हैं, बंच टाइप है या फिर स्प्रेडिंग है। तो बंच टाइप जो होती हैं जनरली उसमें सीड रेट ज़्यादा होता है, दैट इज 80 to 100 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है, और स्पेसिंग जो होगी वो कम होगी, क्योंकि बंच टाइप है सीधी खड़ी रहती है तो उसकी स्पेसिंग कम होती है। तो पहला वाला जो है वो है रो टू रो, दैट इज रो टू रो 30 to 40 सेंटीमीटर होगी, और नेक्स्ट प्लांट टू प्लांट जो होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है।
स्प्रेडिंग वाले में जो सीड रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, 60 to 80 kg पर हेक्टेयर, लेकिन वो स्प्रेडिंग वैरायटी है, फैलेगी तो फैलने के लिए इट रिक्वायर सम स्पेस, तो स्पेसिंग यहाँ पे ज़्यादा है, रो टू रो 45 to 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट भी बढ़ जाती है, 20 सेंटीमीटर हो जाती है, और जो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ग्राउंडनट का जो सीड की हम सोइंग करते हैं वो ऑप्टिमम डेप्थ है 5 सेंटीमीटर। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट में जनरली हम इसमें जो मैन्योर होती है लाइक फार्म यार्ड मैन्योर, FYM, तो वो ऐड करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हम FYM ऐड करेंगे दैट शुड बी वेल डिकम्पोज्ड। पार्शली डिकम्पोज FYM नहीं यूज़ कर सकते, इसका रीज़न है क्योंकि अगर हम पार्शली डिकम्पोज FYM यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से डिसीज़, इंसेक्ट पेस्ट और वीड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, और हमें वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, FYM को वेल डिकम्पोज होने देंगे। तो जब FYM वेल डिकम्पोज हो जाएगी तब हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे सॉइल में। एंड हाउ मच अमाउंट इज एडेड इन द सॉइल, तो जो FYM होगा उसका 10 to 12 टन्स पर हेक्टेयर हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। कब टाइमिंग होता है दैट इज 25 to 30 डेज बिफोर सोइंग। तो हमें FYM कब ऐड करनी है, बिफोर सोइंग, सोइंग से जस्ट एक महीना पहले, यानी 25 to 30 डेज यानी एक महीना अराउंड, तो एक महीना पहले हमें 10 to 12 टन्स पर हेक्टेयर FYM को ऐड करना होगा। इसके अलावा जो NPK होता है यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसका जो रेशियो होता है, नाइट्रोजन होती है 8 to 20 और फॉस्फोरस होता है 16 to 80 एंड पोटेशियम इज 75। ठीक है, तो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम होती है बिकॉज ये लेग्यूमिनस क्रॉप है। कुछ टाइम बाद इसमें खुद ही क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर सॉइल में नाइट्रोजन स्टार्टिंग में कम होती है तो हमको 8 to 20 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन सप्लाई करनी होगी। फॉस्फोरस बहुत मेन होता है बिकॉज फॉस्फोरस रूट सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करता है। तो जनरली जो ग्राउंड नट है वो लेग्यूमिनस क्रॉप है, डीप टैप रूट सिस्टम इसमें डेवलप होता है, जिसके लिए फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। और बेसिकली इसमें जो कर्नल डेवलप होता है, आई मीन पॉट्स डेवलप होते हैं, उसके लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट हाई होती है, दैट इज 75 kg पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम। तो ये सब हमको बेसल एप्लीकेशन करना होता है इसका। इसके अलावा कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। तो जनरली जब ग्राउंडनट में फ्लावरिंग होती है तो उस टाइम पे कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड 200 to 400 kg पर हेक्टेयर ऑफ कैल्शियम। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या डालते हैं, कैल्शियम को रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वी ऐड जिप्सम, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और ये जनरली हम अप्लाई करते हैं पीक फ्लावरिंग स्टेज एज अ साइड प्लेसमेंट। तो जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है तब हम कैल्शियम अप्लाई करते हैं। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर गुड सीड डेवलपमेंट। तो एक तो फ्लावरिंग स्टेज में हम इसको ऐड कर देते हैं। फ्लावरिंग स्टेज में हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि फ्लावर्स अल्टीमेटली फ्लावरिंग के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, उसमें सीड डेवलप होगा। तो कैल्शियम इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर द सीड डेवलपमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट जो है इसका ज़्यादा हाई नहीं होता क्योंकि ड्राउट एरिया में ग्रो करते हैं, ड्राई एरिया में ग्रो हो रही है, यानी इट कैन विलस्टैंड ड्राउट कंडीशन। तो वाटर रिक्वायरमेंट्स की बहुत कम होती है, 500 to 700 mm। और जनरली वाटर हमें कब अप्लाई करना होता है, जनरली हमें वाटर अप्लाई करना होता है, 2 स्टेजेस हैं, फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट। तो फ्लावरिंग जब होती है तो एक तो हम कैल्शियम अप्लाई कर रहे हैं सॉइल में, इसके अलावा हमें वाटर भी देना होता है, ठीक है, क्योंकि फ्लावरिंग जो है क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए। और ये कब आती है, 25 to 30 डेज आफ्टर प्लांटिंग। यानी हमने आज ग्राउंड लगाया है तो एक महीने के अंदर अंदर 25 से 30 डेज में फ्लावरिंग आ जाती है, और उसके कुछ दिन बाद यानी दूसरे महीने में 60 to 80 डेज में पॉट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। पॉट डेवलपमेंट हमको, फ्लावरिंग तो हम सिंपल देख सकते हैं क्योंकि वो अबव द ग्राउंड होती है, लेकिन जो पॉट डेवलपमेंट होता है वो बिलो द ग्राउंड हो रहा है, जो हम देख नहीं सकते, तो हमें डेज कैलकुलेट करने होंगे। तो 60 to 80 डेज आफ्टर प्लांटिंग जब हो जाएंगे दैट इज़ वो स्टेज हमारी होगी पॉट डेवलपमेंट की, और उस टाइम पे हमको इरिगेशन लगाना होगा, सेकेंड इरिगेशन। नेक्स्ट इज वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली जो ग्राउंडनट में जो कॉमन वीड्स हैं उनके बारे में उनके नाम देखते हैं, दैट इज़ पोर्टुलाका ओलियेशिया, ट्राइकोडेस्मा इंडिकम, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिक्टाइलॉन, सिलोशिया अर्जेंटीना, Amaranthus viridis. So these all are important weeds in groundnuts,
अब इनको मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले जो कल्चरल मेथड होता है लाइक जस्ट हैंड वेडिंग, तो यहाँ पे हम 2 बार हैंड वेडिंग करेंगे। पहली करेंगे 20 डे आफ्टर सोइंग और दूसरी 40 डे आफ्टर सोइंग पे। ठीक है, अगर पहली जो हम 20 डेज आफ्टर सोइंग में कर जो 20 डेज आफ्टर सोइंग के बाद 20 जो डे आफ्टर सोइंग होते हैं उसमें जब फर्स्ट हैंड वेडिंग करते हैं उस टाइम पे अगर वीड्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम अगेन सेकेंड हैंड वेडिंग जो कि हम 40 डेज आफ्टर सोइंग में करेंगे वो हम फिर नेक्स्ट करेंगे। तो अगर फर्स्ट में वीड्स प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो हमें सेकेंड हैंड वेडिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा हम केमिकल्स या हर्बिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्री सोइंग हर्बिसाइड में हम फ्लुक्लोरालिन यूज़ करते हैं 2 लीटर पर हेक्टेयर बाय लाइट इरिगेशन। और प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स कौन से होते हैं, यू हैव टू लर्न दिस नेम ऑफ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। इसमें आता है पेंडिमेथिलिन दैट इज 3.3 लीटर पर हेक्टेयर और इसको अप्लाई करते हैं 3rd डे आफ्टर सोइंग विथ 500 लीटर ऑफ वाटर फॉलो बाय इरिगेशन। और ये हम अप्लाई करते हैं 35 to 40 डेज ऑन 1 हैंड वेडिंग। तो फर्स्ट हैंड वेडिंग के बाद हम केमिकल अप्लाई करते हैं पेंडिमेथिलिन। इसके अलावा स्प्रे इमिज़ाथैपियर एट द रेट 750 ml per hectare 20 to 30 days after sowing based on weed intensity as per post emergence spray। तो वीड की इंटेंसिटी को देखते हुए हम ये स्प्रे करते हैं इमिज़ाथैपियर का। अगर वीड्स की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है पेंडिमेथिलिन से तो हम इमिज़ाथैपियर को स्प्रे नहीं करेंगे, लेकिन अगर वीड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम इमिज़ाथैपियर का स्प्रे कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग इंडिकेट्स जो होती हैं उनको के बारे में पता होना चाहिए। हार्वेस्टिंग इंडिकेट्स जो होती हैं उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो होता है कलर, यानी इसमें क्या होता है द वाइन बिगिंस टू टर्न येलो। तो वेन्स जो होती हैं उनका कलर येलो हो जाएगा और जो पत्ते होते हैं लीव्स शेडिंग हो जाएगी, यानी जो लीव्स हैं वो दे विल बी फॉल डाउन। तो एक तो कलर डेवलप हो जाएगा, येलो कलर डेवलप होगा वेन्स का और लीव्स शेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। द एक्चुअल मैच्योरिटी डिटरमाइन व्हेन द पॉड अटेन्स नॉर्मल साइज। कलर हो गया एक, तो उसके बाद जो साइज होता है वो नॉर्मल आ जाएगा, यानी जो पॉड्स होते हैं उसके बाद वो एक ऐसा साइज अटेन करेंगे इसके बाद उसकी फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी, यानी एक साइज ऐसा आएगा जब वो फर्दर ग्रो नहीं करेगा, यानी दैट नॉर्मल साइज इज नोन एज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद इनसाइड ऑफ द शेल टर्न्स डार्क। तो शेल के अंदर अगर हम देखें उसको ब्रेक करके वो पोर्शन डार्क हो जाएगा एंड द कर्नल रीच मैक्सिमम ग्रोथ अकम्प्लिश बाय गुड कलरेशन ऑफ द सीड कोट। और सीड कोट में भी अच्छा कलर डेवलप होगा। सीड कोट क्या होती है, जो हम मूंगफली में जो रेड वाला पोर्शन देखते हैं अंदर कर्नल का रेड पोर्शन दैट इज सीड कोट। तो वो होता है सीड कोट का कलर जो कि थोड़ा सा रेड कलर का होता है, डार्क होता है, ब्राउन डार्क। A fully mature pod can often be difficult to split open with the pressure of the finger। एक fully mature pod की क्या पहचान होती है, जब हम उसको फिंगर से प्रेस करके स्प्लिट करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्प्लिट होने में। तो इट इज़ समवट डिफिकल्ट, तो यानी वो पहचान है कि वह पॉड्स हमारे मेच्योर हो चुके हैं। एन इमेच्योर पॉड कैन बी स्प्लिट ईजिली। अगर इमेच्योर पॉड होगा तो वो ईजिली स्प्लिट हो सकता है, लेकिन मेच्योर वाले को डिफिकल्ट होगा स्प्लिट करना। An immature pod can split easily, revealing that white inside the surface of the pod। और अंदर से वो अंदर से वो पोर्शन कैसा होगा, white होगा। In bunch types, pod development is confined at the base of the plant, and the pods are recovered when the plants with the pulled out of the soil। हार्वेस्टिंग में जनरली जो बुश टाइप की वैराइटीज़ होती हैं उनको हम मिट्टी से ईजिली अपरूट कर सकते हैं, पुल आउट कर सकते हैं। द बंच टाइप ऑफ ग्राउंडनट इज मोस्टली हार्वेस्टेड बाय पुलिंग आउट द प्लांट विद द मैनुअल लेबर इन इंडिया। तो जनरली हम बंच टाइप की हार्वेस्टिंग जो होती है पुलिंग आउट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट को जस्ट मिट्टी से हम पूरा उखाड़ लेते हैं और जो हमारे पॉड्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते, पॉड्स भी एज सच हमको रहते हैं, रिटेन रहते हैं, रिकवर कर सकते हैं उनको। तो इट इज़ जनरल प्रैक्टिस ऑफ हार्वेस्टिंग इन ग्राउंडनट। नाउ वो डिस्कस इट स्टोरेज। अब हमने हार्वेस्ट कर ली तो अब हमको स्टोर भी करना है। तो स्टोरेज जनरली जो हम करते हैं वो दो वैसे तो नॉर्मली कर्नल की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, बट जनरली 2 स्टेजेस होती हैं स्टोर करने की। द ग्राउंडनट ऑलवेज शुड बी स्टोर्ड एज पॉड रादर देन कर्नल। तो जनरली कुछ लोग पॉड्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं और कुछ लोग कर्नल्स की फॉर्म में स्टोर करना पसंद करते हैं, बट जनरली जो
स्टोर होता है वो पॉड्स की फॉर्म में होता है, यानी इस टाइप की जो फॉर्म होती है इस स्टेज में हम उसको स्टोर करते हैं। कर्नल्स की फॉर्म में, कर्नल कुछ इस तरह से दिखते हैं, कर्नल्स की फॉर्म में कम स्टोर होता है। पॉड शुड बी वेल ड्राई टू लेस देन 5% मॉइस्चर। तो जनरली जब हम पॉड्स को स्टोर करते हैं तो मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए। तो ये मॉइस्चर लिमिट होती है। द क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन आते हैं स्टोरेज के कि ग्राउंडनट के जनरली जो पॉड्स होते हैं उसको किस मॉइस्चर पे स्टोर करा जाता है, दैट इज लेस देन 5%। इफ स्टोरेज इज डन एज कर्नल, pods should be decorticated carefully to avoid splits and broken kernels, reducing kernel moisture to level of 8%। तो दोनों कंडीशंस में जो मॉइस्चर लेवल है वो अलग है। अगर हम पॉड्स को स्टोर करेंगे तो मॉइस्चर होना चाहिए 5% से कम, लेकिन अगर हम स्टोर कर रहे हैं कर्नल्स को, तो कर्नल्स को कैसे स्टोर करेंगे, सबसे पहले तो हमें पॉड्स को छीलना पड़ेगा। तो पॉड्स को हम क्या करेंगे, डिकॉर्ड करेंगे, छीलेंगे और बहुत ही केयरफुली इसको हमें डिकॉर्ड करना है, क्योंकि अंदर जो कर्नल्स हैं वो स्प्लिट ना हो जाए, ब्रोकन ना हो जाए। उसके बाद उन कर्नल्स को जब हम स्टोर करेंगे तो उनका मॉइस्चर लेवल होना चाहिए 8%। तो पॉड्स का मॉइस्चर होना चाहिए 5 से कम, लेकिन कर्नल्स को अगर स्टोर करेंगे तो 8% मॉइस्चर होना चाहिए। नाउ ग्राउंडनट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन का कंटेमिनेशन हो जाता है। Now, poor harvesting and storage condition can be lead to rapid development of fungi and thus a high toxin can be produced। तो बेसिकली अगर हमने ग्राउंडनट का हार्वेस्टिंग सही से नहीं करा या फिर हार्वेस्टिंग सही से कर ली तो उसका स्टोरेज अगर हमने सही से नहीं करा, ठीक है, कोई भी कंडीशन अगर हमारी ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी जो ग्राउंडनट क्रॉप्स थी जो हम स्टोर कर रहे हैं उसमें फंगस डेवलप हो जाती है। दैट इज एस्परजिलस नाम की फंगस होती है जो कि डेवलप हो जाती है और फिर वो फंगस क्या करती है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। एंड दिस प्रॉब्लम अकर्स हाई इन हाई टेम्परेचर रीजन, जनरली जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है प्लस रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है। इसके अलावा अगर हमने प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन में स्टोर नहीं करा, जैसे हमने पढ़ा कि पॉड्स के लिए जो मॉइस्चर होता है वो 5% से कम होना चाहिए और कर्नल्स के स्टोरेज का मॉइस्चर 8% होना चाहिए। तो अगर हमने इस मॉइस्चर में स्टोर नहीं करा, मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल 10 to 30% मॉइस्चर अगर हो जाता है तो फंगस ग्रो हो जाएगी और फंगस क्या करेगी, टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स कि फंगस कौन सी है। तो बेसिकली एफ्लाटॉक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं फंगस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट यानी इट इज़ कॉल्ड फंगल टॉक्सिन। और फंगस के टॉक्सिन्स को हम बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। माइको मीन्स होता है फंगस। तो बेसिकली एफ्लाटॉक्सिन एक तरह का माइकोटॉक्सिन है और वो फंगस का क्या नाम है, बेसिकली दो स्पीशीज़ होती हैं फंगस की, दैट इज एस्परजिलस फ्लेवस एंड एस्परजिलस पैरासिटिकस। ओके, फ्लेवस एंड पैरासिटिकस ये दो फंगस हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं भी याद हो रहा तो आप सिंपल एस्परजिलस भी याद रख सकते हैं। तो एस्परजिलस फंगस है और उसकी दो स्पीशीज़ हैं, एस्परजिलस फ्लेवस एंड एस्परजिलस पैरासिटिकस। ये दोनों ही क्या करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन कैन कॉज सीरियस हेल्थ डिसीजेज। तो इनसे बहुत सारी हेल्थ डिसीज़ या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, लाइक इट इफेक्ट्स ऑन हेल्थ सप्रेसिंग इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं एंड हिंडरिंग द चाइल्ड ग्रोथ एंड इवन कॉजिंग लीवर कैंसर। तो ये इनसे बेसिकली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। दैट इज़ वाई जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं वो यानी वो वाली जो मूंगफली जिनमें एफ्लाटॉक्सिन का कंटेमिनेशन होता है उनको हम कंज्यूम नहीं करते। इन अकॉर्डेंस विद द एगमार्क स्टैंडर्ड द परमिटेड लेवल ऑफ एफ्लाटॉक्सिन इन इंडिया इज़ 30 ppb। तो बेसिकली जो एगमार्क स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने फिक्स लिमिट सेट करी है, इसकी जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं उनका एक फिक्स लिमिट सेट करा है जो कि होता है 30 ppb। यानी इसका मतलब जो हम इंडिया में ग्राउंडनट का कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें अगर एफ्लाटॉक्सिन का 30 ppb अमाउंट अगर आ जाता है तो वो परमिटेड लेवल है, यानी वो कंज्यूम कर सकते हैं उतना। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेवल हो गया तो वो परमिट नहीं होगा।
अब एफ्लाटॉक्सिन को रिड्यूस करने के भी कुछ तरीके होते हैं। फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन विद ऑनियन एंड गार्लिक। अगर हम अनियन गार्लिक के संग क्रॉप रोटेशन करते हैं, अनियन गार्लिक के संग क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हम इस एफ्लाटॉक्सिन की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज अनियन एंड गार्लिक में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एफ्लाटॉक्सिन यानी उस फंगस को ग्रो होने नहीं देते। तो जब एस्परजिलस फंगस ग्रो नहीं होगी तो वो टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लाइम अलोन कैन रिड्यूस एफ्लाटॉक्सिन बाय 72%। अगर हम सिर्फ लाइम को अप्लाई करें, लाइम क्या होता है, एक तरह का बेसिक एल्कलीन सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिन रिड्यूस हो सकता है 72% तक। ठीक है, तो लाइम एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हार्वेस्टिंग एंड एप्रोप्रिएट स्टेज एडॉप्शन ऑफ प्रॉपर ड्राइंग मेथड रिड्यूसिंग कर्नल मॉइस्चर टू 8%। तो हमें हार्वेस्टिंग ठीक से करनी है, उसका स्टोरेज ठीक से करना है। स्टोरेज करने के लिए हमें स्टोरेज के लिए हमें मॉइस्चर कंटेंट ध्यान में रखना है। कर्नल्स को अगर हम स्टोर करेंगे तो 8% मॉइस्चर पे करेंगे, और इसके अलावा अगर हम पॉट्स को स्टोर करेंगे तो उसका मॉइस्चर होना चाहिए लेस देन 5%। तो ये हमें जो स्टोरेज का कंडीशन है वो हमें याद रखना होगा, तभी हम एफ्लाटॉक्सिन की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। So guys, thank you for watching this video and please like, share and subscribe this channel.